स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राहुल गांधी गुजरात दौरे पर और अमित शाह, स्मृति ईरानी और योगी आदित्यनाथ यूपी के अमेठी दौरे पर। बड़े रोचक दौरे कहे जा सकते हैं इनको। रोचक इस मायने में कि दोनों तरफ से इस शब्दों के बाण जमकर चल रहे हैं। हम आपको बता दें कि हालांकि आम चुनाव का वक्त है, लेकिन देश इस वक्त एक्शन और रिएक्शन मोड में नेताओं को देख रहा है। एक तरफ राहुल गांधी गुजरात दौरे के दौरान अमित शाह पर जमकर निशाना साध रहे। उनका कहना है कि शाहजादा, आपको ध्यान होगा कि 2013 के दरमियान जब 14 और 13 में 4 राज्यों के चुनाव और जब 14 में पार्लियामेंट इलेक्शन हुए थे, तो उस दौरान शहजादा शब्द जमकर चल रहा था। शहजादे शब्द को लेकर के काफी मोदी अपने चुटीले अंदाज में अपने भाषण में कई बार इसका जिक्र करते थे। अब नरेंद्र मोदी नहीं, अब इस वक्त गुजरात की धरती से राहुल गांधी शाहजादा का जिक्र कर रहे हैं। और दूसरी तरफ राहुल को घर में घेरने के लिए बीजेपी ने उतारा। अमित शाह अमेठी गए, जिन्होंने कहा कि पहली मर्तबा देखा जा रहा है कि हारी हुई प्रत्याशी अमेठी के लोगों का दुख दर्द पूछ रहे, लेकिन जीते वाला सांसद गायब है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं उन्हें इटली की याद सताती है। खैर चलिए, हम आपको तमाम पहलुओं को लेकर के दिखाएंगे और हम चर्चा करेंगे कि क्या एक्शन का रिएक्शन है। जरा देखिए। गुजरात और हिमाचल चुनाव नजदीक है तो राजनीति भी तेज हो चुकी है। राहुल गांधी ने गुजरात और हिमाचल में पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस की कोशिश है बीजेपी को घेरने के लिए भीड़ नहीं, मुद्दों का सहारा लिया जाए। भाजपा को घेरने के लिए राहुल के चुनावी मंत्र में नोटबंदी और जीएसटी के साइड इफेक्ट सबसे ऊपर है। वहीं अमित शाह के बेटे पर लगे आरोपों ने कांग्रेस को एक नया मुद्दा दे दिया है। प्रोग्राम चला था बेटी बचाओ, उसको बदल दिया है। नए प्रोग्राम का नाम अमित शाह के बेटे को बचाओ। चौकीदार के सामने चोरी हुई है तो चौकीदार चुप क्यों है? चौकीदार के मुंह से एक शब्द क्यों नहीं निकल रहा है? सवाल है, चौकीदार है या बागीदार है? बीजेपी ने भी राहुल गांधी के तेवरों को भांप लिया है। यही कारण है कि बीजेपी ने राहुल गांधी को कांग्रेस के गढ़ अमेठी में घेरने की कोशिश की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी में सभा कर राहुल गांधी से 3 पीढ़ियों का हिसाब मांगा। शाह ने गुजरात का जिक्र करते हुए कहा कि गुजरात की जनता जानती है विकास क्या होता है। देश और दुनिया में विकास की बातें करते हैं, विशेष रूप से गुजरात जाते हैं तो विकास का उल्लास करते हैं, उपहास करते हैं। लेकिन कम से कम देश को इतना तो बतला दीजिए कि आज अगर अमेठी में टीबी का यूनिट पहली बार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लग रहा है तो वो तब लग रहा है जब भाजपा की सरकार है, तब नहीं संभव हुआ जब कांग्रेस की सरकार थी। जब तक योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार नहीं आई, अमेठी के विकास के लिए क्या हुआ भाई? कुछ हुआ है? जरा जोर से बोलो, कुछ हुआ है? मित्रों, आज इस अमेठी की धरती पर से मैं कांग्रेस के शहजादे श्री राहुल गांधी को भी पूछना चाहता हूं, 3 पीढ़ियों तक आपको अमेठी की जनता को ने वोट दिया, आप हमारे 3 साल के हिसाब मांगते हो राहुल बाबा? मोदी जी ने 3 साल में क्या किया? ये अमेठी की जनता 3 पीढ़ी का हिसाब मांगती है आपसे कि 3 पीढ़ी तक आपने क्या किया। राजनीति एक्शन रिएक्शन की पॉलिसी पर चल रही है। जहां विपक्ष सत्ता पक्ष को घेर रहा है तो सत्ता पक्ष भी विपक्ष को उनके गढ़ में घेरने पर आमादा है। प्रदेश में भी ऐसा ही देखने को मिला। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री राजे को उनके गढ़ झालावाड़ में घेरा तो राजे ने भी उपचुनाव से पहले अजमेर का दौरा किया। ऐसा ही कुछ राष्ट्रीय राजनीति के परिदृश्य में भी नजर आ रहा है। गुजरात हिमाचल का जवाब अमेठी के माध्यम से देना इसी को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। तो आपने देखा कि एक्शन का रिएक्शन किस तरह से होता है।
क्या यह एक्शन का रिएक्शन कहा जाए या कि वास्तव में, हालांकि मुझे लगता है कि पहली मर्तबा ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई नेता किसी के घर में जाकर के और उसको घेरने की कोशिश करे। पहले भी ऐसा होता रहा है कि वहां पर चुनावी सभाएं होती रही हैं, लेकिन ये चुनाव से पहले इतना अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक दूसरे को वहीं तक सीमित रखने की कोशिश की जा रही है। और आरोप प्रत्यारोप ये भी कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से खुल करके हमारे नेता वहीं पे उसी जमीन पर जाकर के बताते हैं कि ऐसा हो रहा है, मुझे लगता है बात नहीं है नहीं, लेकिन एक पॉलिटिकल एजेंडा नए रूप में हो सकता है। चलिए, हमारे साथ कृष्ण कुमार हरितवाल जी हैं जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, लक्ष्मीकांत पारिक जी हमारे साथ हैं जो भाजपा नेता हैं, श्याम सुंदर शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। मैं हरितवाल जी आपसे जानना चाहूंगा कि राहुल गांधी गुजरात जाकर के कह रहे हैं कि अमित शाह के जो बेटे पे आरोप लगे उनको लेकर के, और दूसरा जीएसटी का जिक्र करते हैं, तमाम जो पहलू हैं, बीजेपी का यह मानना है कि एक गलत राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी, उन्हें पहले हिसाब देना चाहिए अपनी सरकार के वक्त का कि उस वक्त क्या सब कुछ हुआ था। मेरा इसके अंदर ये मानना है कि कांग्रेस ने जो भी कुछ कर रही है या राहुल गांधी जी वहां जाके जो कह रहे हैं, हाँ। विपक्ष की जो भूमिका है वो राहुल गांधी जी पूर्ण तरीके से उठा रहे हैं, और अगर किसी ने बेईमानी की है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर नहीं की है उसने तो उसको डरने की जरूरत नहीं है। और राहुल गांधी जी ये तो कह नहीं रहे कि इसको फांसी पे चढ़ा दो, वो ये कह रहे हैं भाई कि ये इन्होंने भी कार्य किए हैं। तो ये काम तो बीजेपी पिछले 10-20 साल से करती आ रही है। हर कांग्रेस का परिवार का सदस्य हो, बीजेपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का सदस्य हो, कोई सेंट्रल मिनिस्टर हो, उनके बच्चों के इन पे सब पे आरोप लग रहे हैं। तो कांग्रेस ने अगर कोई बे सबूत के बता दिया, अगर वो कहते हैं कि अमित शाह के लड़के की संपत्ति इतनी 16,000 करोड़ नहीं बढ़ी, 16,000 नहीं बढ़े, 16,000%, तो मना कर देना चाहिए, देना करते उसके सबूत देने चाहिए। तो शास्त्र की बातें हैं भाई, उस वक्त उस कंपनी की क्या हैसियत थी, आज उस कंपनी की क्या हैसियत है, ये दोनों कंपनियों की हैसियत देखते हुए और बीजेपी को जवाब देना चाहिए कि ये नहीं कि आप हमको घेर रहे हो तो हम आपको जाकर कमेटी में घेरेंगे, हम आपके उस बेटे के घेरेंगे, हम आपके दामाद के लेंगे। तुम तो कह रहे हो, जो कह रहे हो करने में कोई कमी क्या रखी है। तो मेरा पर्सनली मानना यह है कि इसमें बीजेपी न ढके प्रधानमंत्री को और अध्यक्ष जी को, जो अमित शाह है, उनको दोनों को सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि भाई नहीं, आप लोग गलत बोल रहे हो, अगर गलत है तो और सही है तो बेटे से गिरफ्तार करना चाहिए, बेटे के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है। चलिए, गुजरात के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे, अमित शाह के बेटे का मामला गर्मा सकता है। राहुल गांधी इस वक्त, इससे पहले जो नोटबंदी और जीएसटी पे बीजेपी को घेरते आ रहे थे, अब एक आक्रामक तेवर में दिखाई दे रहा है और उनका साफ कहना है कि शहजादे का जो जवाब है वो शाहजादे से दे रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी, बीजेपी का जो एक्शन का रिएक्शन माना जा रहा है, कांग्रेस से कह रही है कि जब गुजरात में घेरा है राहुल गांधी ने तो जवाब देने के लिए अमेठी को चुना है। ऐसा कुछ अमेठी का दौरा, स्मृति ईरानी का और अमित शाह जी का दौरा कैजुअल दौरा है। इसमें आज स्मृति ईरानी जी गई थी, टीबी हॉस्पिटल का उद्घाटन की बात भी उन्होंने करी और कहा कि पहली बार यूनिट में राहुल गांधी जहां पर लगातार लंबे समय से काम कर रहे हैं, लगातार लंबे समय सांसद है, कांग्रेस सरकार भी वहां पर रही है, लेकिन इस जो स्थिति अमेठी की जनता ने भुगती है वह निश्चित रूप से अमेठी की जनता की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही है। स्मृति ईरानी जी ने वहां से चुनाव लड़ने के बाद लगातार क्षेत्र की जनता से सतत संपर्क करने का प्रयास किया है, लगातार जनता से जुड़ी रही है, उससे राहुल गांधी बौखलाए हुए हैं। राहुल गांधी की बौखलाहट है कि अगली बार शायद मैं अमेठी नहीं चुना जाऊंगा, स्मृति ईरानी यदि वहां चुनाव लड़ेगी तो जीत जाएगी, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा वह जीत जाएगा। इस बौखलाहट के कारण राहुल गांधी अलग अलग बयान दे रहे, कांग्रेस उनके बारे में अलग अलग बयान दे रहा है। इसके अलावा जी, तो बौखलाहट कैसे लग रही है आपको कि राहुल गांधी बौखला गए हैं? कि वो और जगह घूम रही हैं और वो बात कर रहे हैं, वहां पर जाते हैं, जहां भी जाते हैं यूपी की बात करते हैं, अमेठी की बात करते हैं, विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, संसदीय क्षेत्र में हारी प्रत्याशी जा रही है, ये सब बात बौखलाहट का परिचय नहीं तो क्या है। लेकिन जहां तक गुजरात के विषय में, पार्टी के सीनियर लीडर हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, जो नेक्स्ट टू प्रेसिडेंट है, सिंगल एक ही व्यक्ति हैं जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो जा सकते हैं कि कांग्रेस की कमान उनके हाथ में है, कांग्रेस कह रही है अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनिए, अब वक्त आ चुका है। तो राहुल गांधी का तो दायरा सीमित कैसे किया जा सकता है कि अमेठी के बाहर नहीं जाना चाहिए उन्हें? नहीं, हमें नहीं, अमेठी बाहर नहीं जाना चाहिए। स्मृति ईरानी अमेठी जाती है, उस पर राहुल गांधी ऑब्जेक्शन खड़ा करते, प्रश्न खड़ा करते कि हारी प्रत्याशी जनता बीच जा रही है, क्यों? ये प्रश्न कांग्रेस से खड़ा होता है, आखिर ऐसा विषय क्यों आता है? कांग्रेस की बौखलाहट नहीं तो क्या है? तो आपको जी जी ये कांग्रेस की बौखलाहट नहीं और न कोई तकलीफ है कि मैं तो कह रहा हूं अमेठी में ही क्यों प्रचार कर रही है, बाकी भी जगह चुनाव लड़ी, कई राज्यों से वो राज्यसभा की सदस्य बनी है, वहां के बारे में विचार क्यों नहीं करती?
और दूसरा, जब राहुल गांधी वहां प्रोग्राम बनाते हैं तो उस पर सरकार का अघोषित रोक हो जाता है कि हम इस कांड कर रहे हैं, आप सुरक्षा कांड रोक रहे हैं। ये बातें, दो तरफा बातें करना ठीक नहीं है। एक जो जहां का सांसद है उसको जाने से रोका जा रहा है, और बाकी जो भी विपक्ष की प्रत्याशी रही, जो हारी है 1 लाख 1.5 लाख वोटों से, उनको भेजा जा रहा है। तो इसके अंदर सीधी साजिश नजर आती है कि राहुल गांधी को दबाकर किसी न किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपना वहां कुछ फायदा करना चाहती है। लेकिन कितना भी कर ले, अमेठी की जनता इस परिवार से, राहुल गांधी जी से जुड़ी हुई है। चाहे 100 स्मृति ईरानी लड़ा दे वहां से चुनाव, राहुल गांधी का कुछ नहीं हो रहा। राहुल गांधी उससे भी ज्यादा वोटर्स जीतेंगे, और इनकी कथनी और कन्नी में फर्क है, ये देश पूरा जानता है। चलिए, इस वक्त श्याम जी हमारे साथ में। श्याम जी, एक बात मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये माना जा सकता है कि सचिन पायलट ने 12 झालावाड़ को चुना अपनी न्याय पदयात्रा के लिए? वसुंधरा जी जाती हैं अजमेर, राहुल गांधी चुनते हैं गुजरात को, और अमित शाह का दौरा तय होता है अमेठी के लिए। ये कांग्रेस का आरोप है कि ये एक्शन का रिएक्शन किया जा रहा है। देखिएगा कि राजनीति में ये सब चीजें होती हैं, नई बात नहीं है। बिल्कुल। अब क्योंकि राहुल गांधी गुजरात में जाकर के जो कुछ बोल रहे हैं, तो हो सकता है कि बचाव करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष शाह अमेठी भी जा सकते हैं और बाकी जगह भी जाकर के बोल सकते हैं। खुलासे में क्या कहना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार के आरोप राहुल गांधी द्वारा जो गुजरात में लगाए जा रहे हैं, उसका जवाब देने में बड़ी स्थिति अच्छी नहीं बन पा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास पहली बार उनके लड़के के ऊपर आरोप लगे हैं। अब आरोप लगे हैं, उसके आप तथ्यात्मक जवाब दीजिए, उसको कोई कहने दिक्कत नहीं है। क्योंकि जिस समय की घटना है उस समय बहुत बड़ा रकम नहीं है, 80 करोड़ का बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। जब जो स्थिति बनी, जो बता रहे हैं कि कंपनी को 16,000 गुना फायदा हुआ है, निश्चित है। क्योंकि वो आप कोऑपरेटिव बैंक के निदेशक भी रहे हैं। आपको अमित शाह, आपको जानकारी नहीं है कि ये गुजरात में जब एमएलए नहीं थे, उसके पहले कोऑपरेटिव जिससे इनको लोन मिला है ना, इनके लड़के की कंपनी को, उसके डायरेक्टर रह चुके हैं पहले। तो ये तो निश्चित है कि जब जिसके पिता इतने प्रभावशाली पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, तो निश्चित रूप से प्रभाव में सब कुछ दिया जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ अशोक गहलोत ने भ्रष्टाचार को दिया ना, उसको कोई तो रहना ही नहीं है। वो जानते हैं कि भविष्य में इससे क्या प्रतिफल मिल सकता है उनके नजदीक जाने से। तो ये सब चीजें राजनीति में होती आई है, कोई नई नहीं है कि केवल आज अमित शाह के लड़के को फायदा मिला। यहाँ राजस्थान में, हरियाणा में, हिमाचल में, सब जगह सोनिया गांधी के दामाद को सीधे तौर पर लाभ दिया ही था। पिछले अपन यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं। तो ये राजनीति में अब जिस प्रकार की द्वेष भावना के अनुसार अब आरोप प्रत्यारोप, क्योंकि आप सूचना का अधिकार और बहुत सारी चीजें सामने आ गई है, तो जो राजनीतिक अंदर से गफलत करते थे, घोटाले करते थे, अपने को फायदा देने का काम करते थे, अब वो उजागर होने लगा है। और उजागर करने वालों को खिलाफ अब कहने लगे कि हम माना नहीं करने का अधिकार है, उनको करना चाहिए। लेकिन तथ्यात्मक आप कहे किसको रहे हो, जाइए कोर्ट में करिए, सारी बातें हुई। उस पहले बीजेपी उसी व्यक्ति जो जिसने ये किया, उसकी खबरों को बांटा करती थी कि देखिए कितना ढंग से लिखा है कांग्रेस के खिलाफ, और सारी बातें सामने आई है। आज अगर अमित शाह के लड़के के लिए लिख दिया तो ऐसी स्थिति क्यों खराब हो गई? क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनकी सत्ता उनके चारों तरफ घूमती है। अभी ये सारी बातें सामने आने के बाद बौखलाहट नहीं होनी चाहिए, उनको सीधे तौर पर कहना चाहिए। हाँ, कांग्रेस मांग कर रही है ना कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों को आयोग बना करके जांच करा लो, कर लो ना। जांच कराने में अगर सही होंगे तो कोई बात नहीं, सामने आ जाएगी सारी बातें। इसमें किसी को, प्रदेश अध्यक्ष को, सारी बातों को, सारे कोई सेंट्रल मिनिस्टर को, सारे को बचाव करने की जरूरत नहीं है। वो खुद जाकर के कहें कि आप देखिएगा पिछले दिनों की जो जिस तरह की बातें आ रही थी सामने, कि जब अमित शाह आप एनकाउंटर के मामले में बंद थे, तो उस वक्त इनके जो जय शाह हैं वो लाइमलाइट में आए थे और वो हाईकोर्ट जाया करते थे उनके साथ, जिनका संबंध बताया जा रहा है। तो ये सारी बातें, पुरानी बातों को याद करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें अंगली उठ रही है, तो उसका जवाब देना चाहिए। बहुत रकम बहुत बड़ी नहीं है। लेकिन राहुल गांधी पर जो सीधा हमला किया जा रहा है बीजेपी का, ये माना जा सकता है कि इसका बेनिफिट कांग्रेस को मिल सकता है, इसी वजह से उन्हें घेरने की कवायद की जा रही है। क्योंकि राहुल गांधी को अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात चलने लगी है। हाँ। इनके यहाँ थोड़ा बहुत मणिशंकर अय्यर विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो राष्ट्रीय, क्योंकि जयपुर ने आज प्रस्ताव भी पारित कर दिया है इनके सर्वसम्मति प्रदेश कांग्रेस कमेटी में। तो आने वाले टाइम में राहुल गांधी निश्चित रूप से अमित शाह के बराबर के कद के हो जाएंगे। जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे तो अमित शाह भी राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। तो अब उनको, क्योंकि सीधे तौर पर जवाब देने का, अब क्योंकि जब वो आरोप लगाएंगे तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष को जवाब देने के लिए
मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि एक पार्टी के अभी तक उपाध्यक्ष है, उपाध्यक्ष होने के नाते उनकी तरजीह इतनी नहीं मिल पाती जितनी कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आने वाले टाइम में जब 2019 का लोकसभा का चुनाव होगा तो निश्चित रूप से एक नयापन और एक नई चीजें सामने को देखने को मिलेगी। चाहे कांग्रेस कितनी ताकतवर बनेगी वो बात अलग है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी होंगे इसके, ये तो संकेत चारों तरफ से मिलने लगा है। तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आपस में जिस प्रकार की जो आप कह रहे थे कि वसुंधरा जी के क्षेत्र में सचिन पायलट जाते हैं और वसुंधरा जी सचिन पायलट के क्षेत्र में जाते जा सकते हैं, मुझे नहीं बात नहीं लगती इसमें, लेकिन कांग्रेस का यह कहना है कि हम जिस एक्शन पे चल रहे हैं बीजेपी ऐसा रिएक्ट कर रही है कि जैसे उनकी चूल्हे हिल रही हो। ये कांग्रेस का आरोप है। देखिएगा कि निश्चित रूप से किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास अभी तक किसी को ने आरोप लगाने की हिम्मत नहीं जुटाई थी। हाँ, पहली बार आरोप किसी वेबसाइट ने लगाया, कांग्रेस ने लगाया। कांग्रेस को सहारा लेकर के बदनाम कर उनको उछाल रही है कि भाई इस प्रकार की घटना हुई है तो आप जवाब दे। कांग्रेस के पास कांग्रेस से बात कह भी नहीं रही है कि जैसे सुरजेवाला जयपुर में आए थे उनका ये कहना भी नहीं था कि आरोप हमारा नहीं है, हम तो उस वेबसाइट और उन पत्रकारों की टीम को एक आधार बना रहे हैं जिसके बदले हमारे नेताओं से इस्तीफे मांगे जाते थे। अब बीजेपी को खुद को विचार करना चाहिए। लक्ष्मीकांत जी, ये वही पत्रकार हैं जिन्होंने रॉबर्ट वाड्रा को लेकर के डीएलएफ और जो हरियाणा की लैंड से हैं उनकी जो डील हुई थी उसको लेकर के खुलासे किए थे, और वही जर्नलिस्ट है। अब अमित शाह के बेटे के बारे में खुलासा किया जाता है तो नजरिया हमारा बदल जाता है। पीयूष गोयल साहब हों, चाहे राजनाथ सिंह जी हों, कई मंत्री हैं जो इस वक्त बचाव में सरकार के आते हैं। कांग्रेस का साफ कहना है, कई जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है कि अभी वर्तमान के जजेज की एक टीम बना करके जांच करवा लेनी चाहिए कि क्या है। राहुल गांधी इस बार को लगातार इंगित करते हैं, मोदी साहब को भी इसमें कटघरे में खड़ा करते हैं कि एक बार बताएं आप तो सेवादार, चौकीदार या भागीदार हैं, बताना चाहिए, क्योंकि गुजरात में थोड़ा मुश्किल होगा। अब राहुल गांधी के तेवर वैसे नहीं दिखाई दे रहे कि जैसे डिफेंसिव, काफी अग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। निश्चित रूप से गुजरात के चुनाव को लेकर राहुल गांधी का अग्रेसिव होना अपने आप में एक राजनीतिक संकेत देता है। वो जिस विचारधारा पार्टी चुनाव लड़ी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की उनकी इच्छा शक्ति भी जागी हुई है। कांग्रेस के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष को स्वीकार कर ले, पूरी कांग्रेस उनको स्वीकार कर ले, इस बात को उजागर करने का प्रयास अग्रेसिव नेता के रूप में देने का प्रयास भी कर रहे हैं। ये उनका विषय। जहां तक आपने अमित शाह जी के बारे में बड़ा स्पष्टता के साथ मानिए, बाकी नेताओं ने सब बड़ा स्पष्टता के साथ कह दिया है और बता भी दिया कि ऐसी कोई स्थिति वहां पर नहीं बनी जो राहुल वाड्रा के केसेस में थी, उससे बिल्कुल डिफरेंट स्थिति बनती है। और बिल्कुल स्पष्टता के साथ सारा पारदर्शी तरीके से माननीय परिणामी जी ने, माननीय राजनाथ सिंह जी ने, सभी लोगों ने बड़ी स्पष्टता के साथ रखा है कि जो विषय है और जो कंपनी वाले जो कुछ बताया जा सकता है सब कुछ बताया जा चुका है। जहां तक जांच का विषय है, उचित समय उचित कार्रवाई कर यदि जांच की आवश्यकता पड़ेगी तो जांच भी हो जाएगी। लेकिन अभी तक इस बात की आवश्यकता कहीं महसूस नहीं कि प्रथम दृष्टया जिस वेबसाइट ने आरोप लगाया उस पर मानने की बात हमने कही है, क्योंकि निराधार, पूर्णतः निराधार आरोप वेबसाइटें लगाए, इसलिए उस पर मानने की का मुकदमा भी हम करने वाले हैं। यदि वेबसाइटें पूर्व में रॉबर्ट वाड्रा पर निराधार आरोप लगाई थी तो रॉबर्ट वाड्रा उस पर या कांग्रेस उन पर मानने का मुकदमा करने का साहस करती तो मान के चलते कि रॉबर्ट वाड्रा शायद साफ पाक साफ रहे होंगे। लेकिन हम ये हिम्मत की, हमारे नेताओं ने हिम्मत की और हम कह रहे हैं कि हम उन पर मानने का मुकदमा करें तो निश्चित मान के पाक साफ है। जी, तो आप लोगों के आरोपों में, आप पे जो आरोप लग रहे हैं या कांग्रेस पे आरोप लगे थे पहले, उनमें थोड़ा सा अंतर है। जिस टीम ने एक्सरसाइज की है आपके वक्त अलग एक्सरसाइज की है, इन लोगों की तरफ के वक्त अलग एक्सरसाइज की थी, तो ये अंतर क्या महसूस हो रहा है? ये अंतर तो उस वक्त श्याम शर्मा जी ने जो बताया कि उस वक्त बीजेपी ने इसी खबर को आधार बना करके बड़े बड़े पंपलेट्स बंटवाए थे, सभाओं में पर्चे बांटे जाते थे, और अब क्या उसका जवाब सिर्फ ये है कि हम मानहानि का मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। छोटी सी रकम 80 करोड़ रुपए को लेकर के एक स्टैंड खड़ा करने का प्रयास किया है। जब रॉबर्ट वाड्रा के जमीन घोटालों की आप बात करते हैं, लंबी फहरिस्त अरबों खरबों रुपए का लेन देन की बात सामने आती है, और कंपनी जो जैन शादी पुराने बिजनेसमैन रहे, पुराने समय से व्यापार कर रहे हैं अपना, और आज से नहीं लंबे समय से व्यापार चल रहा है। तो जो व्यापार की गति थी वही नहीं कि आज राजनीति में आने के अमित शाह राजनीति में पधारे हों, उसके पदार्पण हुआ, उसके बाद उन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया, ऐसी कोई स्थिति वहां पर नहीं थी। वो रॉबर्ट वाड्रा वाले केस में बिल्कुल सीधे तौर पर वे रियल एस्टेट को काम नहीं करते थे, न ऐसे कोई कंपनी उनके पास थी। उन्होंने अचानक से राजस्थान की गहलोत सरकार थी उनको लेकर के, हिमाचल में कांग्रेस सरकार थी, वहां पर अचानक से बिजनेस का विस्तार करना शुरू किया, और जो पौने पौने दामों जमीन खरीद कर और डीलैप के माध्यम से जिस प्रकार बेची और खरीद हुई, वे सब आप तक जनता के सबके सामने है। लेकिन मैं तो फिर से एक बात कहता हूं, यदि गलत था तो साहस करते मारने का मुकदमा करते। आज हमने साहस कर रहे हैं, हमारे अमित शाह जी ने कहा है, जैन जी ने कहा है, राजनाथ सिंह ने कहा कि हम इन पर मारने का मुकदमा करेंगे। तो मैंने कहना ही नहीं है कि पर्याप्त है, हम निश्चित मान के चलिए हमारी सरकार रतलाम में
जिस प्रकार की कंपनी अमित शाह के लड़के ने जहां पर पवन ऊर्जा उत्पादन करने की जो फैक्ट्री लगाई, वो भी तो आप वही चीज कर रहे हैं जो राहुल के जीजा जो वो रॉबर्ट वाड्रा को जो हुआ था, वो पीयूष जी ने उनको दिए है सुविधा, वहां पर उसको सारी चीजें आई है सामने। जो जिस तरह की कंपनी अगर क्यों वहां पर आप बताइए स्थापित की प्रदेश की सरकार में विंड एनर्जी की उनकी फैक्ट्री, उनका अनुभव भी नहीं था उनकी कंपनी को, ना तो इस चीज का इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का ना अनुभव था, ना कुछ था, ना किसी उत्पादन के साधारणतः पवन चक्की लगे, बहुत साधारणतः प्रोजेक्ट होता है। और बिल्कुल निश्चित रूप से आप तो सब बड़े मंजिल लोग यहाँ पर बैठे हैं, पवन चक्की लगाने का एक बहुत लार्ज का प्लांट होता है, छोटा प्लांट होता है, खेत और गांव में और ढाणी में मिलता है, आप लोगों को ध्यान होगा। उसको बड़े स्केल पर प्रोजेक्ट करना है, प्रयास किया, विंड एनर्जी का काम उन्होंने वहां पर शुरू किया, एक कंपनी माध्यम शुरू किया, और इस पर कहा मैं समझता नहीं कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करने की आवश्यकता। भाई प्रश्न चिन्ह की जहां तक बात है, जहां तक प्रश्न चिन्ह की बात है, मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि जो भी जिसने भी काम शुरू किया है उसको इसका अनुभव नहीं था, जो उसकी कंपनी की प्रॉपर्टी थी उससे कई गुना ज्यादा उसको लोन दिया गया। और दूसरी बात केवल बार बार कहेंगे मानहानि का दावा कर दिया, किसी चोर को चोरी करते पकड़ा जाए वो जज पे मानहानि का दावा कर दे, तो मैं समझता नहीं चोर की बात नहीं। जब इसी रेणुका चौधरी ने जब डीएलएफ के घोटाले किए तो पूरी भारतीय जनता पार्टी इसके रेणुका चौधरी को जो ये इसका जो सिस्टम है उसको सर पे लेकर पूरे हिंदुस्तान में घूमी, रोहिणी सिंह को लेकर घूमी, और उसी रोहिणी सिंह के लिए अब कह रहे हैं हमसे मानहानि दावा करेंगे। तो उस तक रोहिणी सिंह गलत थी, अब गलत है, ये क्या विश्वास करे? कांग्रेस इसके नहीं लड़ी, देखिए जब मार कर देगा, मैं यही कहना साहस तो करते साहस छोड़ साहस तो करते नहीं मानते, साहस तो करते। बात जानता हूं अगर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह पाक साफ हैं तो 2 सुप्रीम कोर्ट के जजों को लेकर और इस बात को उनको डिक्लेयर करना चाहिए कि ये कमेटी जांच करेगी, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फालतू हमने मानहानि कर दी, हम उसको जान से मार देंगे, हम उसको ये कर देंगे, देख लेंगे, सड़कों पर देख लेंगे, ये बातें बेकार है। कांग्रेस ने कभी भी जब उनके ऊपर आरोप लगे कोई गलत बात नहीं की उसके लिए, और उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा। आप लोगों को, क्योंकि आप तो कहते हैं हम तो रक्षक हैं, हम चौकीदार हैं, अरे जब चौकीदार की गड़बड़ पकड़ी गई तो चौकीदार पे जांच तो बैठाओ। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि गुजरात के चुनाव में गुजरात के अध्यक्ष जो कि अपने आप बड़े पाक साहब बताते हैं, आप बतौर बहुत बड़े बिजनेसमैन है, मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि बिजनेसमैन रहे अमित शाह को बहुत बड़े, इतने बड़े बिजनेस कभी नहीं। आप जो कहना कि बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, ये तो बहुत छोटे से खानदानी बिजनेसमैन है, छोटे या बड़े हो, बिजनेसमैन व्यापारी उनकी प्रॉपर्टी जब उन्होंने लोन लिया तो इंग्लिश और हिंदी का फर्क है किसका? बिजनेसमैन व्यापारी एक ही विषय बिजनेसमैन होते हैं, बड़े उद्योगपति की बात करें, लक्ष्मीकांत जी चलिए मैं एक बार आपसे श्याम सुंदर जी एक बात जानना चाहूंगा आपसे कि ये जो आरोप लगे हैं कि गुजरात के चुनाव ठीक आई थिंक 2 महीने के बाद ही हो जाएंगे वहां पे, तो आपको लगता है कि बीजेपी की साख पे कोई असर पड़ रहा है इसका? क्योंकि लक्ष्मीकांत जी पूरी तरह खारिज कर रहे हैं कि जब कोई इश्यू नहीं है तो कोई मामला बनता ही नहीं है। नहीं, लक्ष्मीकांत जी के खारिज करने से कोई मामला खारिज नहीं हो जाता। हाँ। ना अमित शाह के कहने से कोई खारिज नहीं होगा, ना राजनाथ सिंह के कहने से कोई खारिज होगा। वो तो तथ्यात्मक चीजें सामने मौजूद हैं, उसे 6-7 चीजें ऐसी हैं जिसको कि डिनाई नहीं कर सकते, उसमें हुई है, कमियां है। अब मानहानि का दावा करने से उनका अधिकार करना चाहिए, अब जिसके खिलाफ करेंगे वो भी सत्य, वो भी न्यायालय में अपने सबूत पेश करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्योंकि चुनाव नजदीक है, आपके चुनाव गुजरात भी है, कर्नाटक है और हिमाचल में 3 जगह चुनाव है, लेकिन क्योंकि गुजरात में सीधे तौर पर अमित शाह और खुद स्वयं नरेंद्र मोदी प्रभावित होते हैं, वहां के रहने वाले, दोनों सारी चीजें हैं। अगर ये चुनाव जीतते नहीं है तो बड़ी स्थिति खराब होगी, अगर कांग्रेस की स्थिति सुधरती भी है तो भी स्थिति खराब होगी। इसलिए गुजरात का चुनाव दोनों के लिए, प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों के लिए अहम है, क्योंकि अब अमित शाह तीसरी बार तो अध्यक्ष बनेंगे नहीं, तो कुछ और क्या राजनीतिक भविष्य उनका होगा, ये भी गुजरात चुनाव तय करेगा। इसलिए ये सब चीजें जो कांग्रेस उग्रता से, राहुल गांधी जिस प्रकार से अब अपना प्रचार कर रहे हैं, वो ठीक है, उनका अधिकार करना चाहिए, और राहुल गांधी का भी घेराव करने की स्थिति में कोई कमी नहीं छोड़ेगी बीजेपी।
वो तो चाहेगी कि किसी प्रकार से राहुल गांधी, लेकिन राहुल गांधी के ऊपर इतना आरोप लगा नहीं पा रहे। केवल ये पूछ रहे हैं कि जब उनकी सरकार ने कारनामे किए उसके लिए सरकार चली गई, अब उनकी सरकार सत्ता में नहीं है। आप सत्ता में आने के बाद 3 साल बाद अब राहुल गांधी से पूछ रहे कि आपकी पुरानी सरकार 3 पीढ़ियों का हिसाब दीजिए। आप 3 पीढ़ियों का आप करो ना कार्रवाई, आपके पास केंद्र की सरकार है, सारे साधन है, तो आप राहुल गांधी के खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ कार्रवाई करो सीधे तौर पर। आप किसी को कहने की जरूरत नहीं है, आप कह देने से कुछ नहीं होगा। अब आपके पास कार्रवाई करने का जब अधिकार आपके पास आ गया तो कार्रवाई करके दिखाइए। अब अगर कोई मामला उठ गया है, ना तो ईडी ने नोटिस दिया, ना इनकम टैक्स ने दिया, आम व्यक्ति के आप देखिएगा पिछले दिनों में जब नोटबंदी हुई तो लोगों ने 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख जमा करे, सबके नोटिस आ गए ना। इनके पुत्र को, इनकी पत्नी को, इनकी पुत्रवधि को, किसी को नोटिस गया है क्या? ये दिखता है कि सत्ता का जो दुरुपयोग में सदुपयोग कहना चाहिए। सत्ता का हमेशा सत्ता हमेशा सत्ता की पार्टी जो होती है उसका सदुपयोग करती है, दुरुपयोग आप कह सकते हो, क्योंकि आपके पास अधिकार है। इस कारण से वो सब आपके अधिकारी आपको नोटिस देने में घबराते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वित्त मंत्री जी इनके पार्टी के हैं, वो कुछ भी करा सकते हैं। इसलिए सारी सिस्टम को इसका सदुपयोग होता है। उसी का परिणाम है कि आप देखिए कि किसी को नोटिस नहीं मिला तीनों में से जी कुछ। लेकिन फिलहाल ये माना जा सकता है कि गुजरात दौरे पे राहुल गांधी और गुजरात में जो चुनाव है उसमें राहुल गांधी जब पिछले दिनों आए थे, जो फ्लड के दौरान, उस वक्त और अब के स्टेप्स में अंतर है, क्योंकि एक मुद्दा मिल गया है बीजेपी के खिलाफ राहुल गांधी को बोलने के लिए। देखिएगा, मैं कल उनका एक आम लोगों से जो जिस प्रकार से बातचीत का मैं देख रहा था वीडियो, वो निश्चित रूप से कोशिश कर रहे थे कि किसी प्रकार से वो सवाल उन्हीं से पूछ रहे थे, उन्हीं के जवाब उन्हीं के उस पर दे रहे थे। तो लग रहा है कि एग्रेसिव बड़ी मीटिंग में नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी, छोटे छोटे पॉकेट्स में जाकर के जो भाजपा के खिलाफ लोग हैं उनके सीधे सीधे जाकर के सवाल करते हैं, बातचीत करते हैं। तो माहौल में परिवर्तन पहले तो आया है। जब आए थे आप देखिए बाढ़ के वाले में, तो वो बोले बहुत कम थे और उन्होंने ये भी कहा था सरकार ने कामकाज किया है, थोड़े और करने की जरूरत है जी। तो ये सारी चीजें। चलिए श्याम जी, मैं एक ब्रेक के लिए यहां रुकूंगा, ब्रेक के बाद मैं वापस लौटूंगा। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी जिस एक्शन में दिखाई दे रहे हैं उसकी बड़ी वजह यही है कि बीजेपी के खिलाफ उन्हें एक मुद्दा मिल गया है। और निश्चित तय है कि जब आप प्रतिपक्ष में होते हैं तो काफी एग्रेसिव होते हैं, लेकिन जब सत्ता के कुर्सी में बैठे होते हैं तो आप पे जब कोई आरोप लगता है, कितनी चाहे बातें करें, आपके खिलाफ लगे हुए जो आरोप है उनमें दम नहीं हो, तथाकथित हो, लेकिन आप डिफेंसिव होते हैं। पब्लिक वो सब जानना चाहती है कि इसकी क्लियरिटी क्या है, महज उन्हें खारिज नहीं किया जा सकता है। पिछले दिनों भी इसी तरह से उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक डायरी के जरिए खुलासा किया था, लेकिन वो बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं रहे थे। लेकिन अब सामने गुजरात का चुनाव है और राहुल गांधी काफी एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं। खैर, ये कितना असर दिखा पाएगा ये तो देखने वाली बात है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी गुजरात दौरे पर, तो अमित शाह, स्मृति ईरानी और योगी आदित्यनाथ अमेठी दौरे पर। दोनों में कोई नई बात नहीं लगती है, लेकिन सियासी बयानबाजी बढ़ जाती है कि राहुल गांधी जब गुजरात गए तो उस एक्शन के रिएक्शन में अमेठी में बीजेपी ने अपने नेताओं को उतारा। राहुल गांधी जब वहां, ये कांग्रेस का आरोप है कि राहुल गांधी जब वहां पे घेर रहे हैं बीजेपी को और उनके तथाकथित आरोपों को गिना रहे हैं जनता के सामने, तो अमेठी में घर में घेरने की पहल की जा रही है, कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मीकांत जी, अमित शाह साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी 3 साल का हिसाब मांग रहे हैं हमसे, उन्हें अमेठी में 3 पीढ़ी का हिसाब देना चाहिए। बीजेपी अब यही सब चलता रहेगा लंबे समय। मुझे लगता है कि अब तो हाफ टाइम से ज्यादा हम क्रॉस कर चुके हैं, अब तो मुद्दों पे आ जाना चाहिए कि हिसाब या आवश्यकता नहीं पड़े, ये महज एक राजनीतिक सगुफा हो सकता है आप लोगों की नजर में, लेकिन वो अधिकार एक राहुल गांधी का है। लेकिन जवाब में मुझे लगता है कि
हम केवल एक लीग को पकड़ के चलें कि उन लोगों ने क्या किया था वो भी तो अपना हिसाब दे। मुझे लगता है जनता के गले नहीं उतरती है बात। लंबे समय अमेठी में राहुल गांधी और उनका परिवार के लोग सांसद के तौर पर काबिज रहे। अमेठी का विकास क्यों नहीं हो, निश्चित रूप से पूछना एक राजनीतिक पार्टी का धर्म है। बिल्कुल पूछा जा सकता है, आप लोगों को पूछना चाहिए। हमने पूछा है उनसे कि आपने क्या किया अमेठी में, आखिर आप अमेठी में रहे, आप अमेठी का विकास क्यों नहीं कर पाए। एक ऐसा परिवार जो देश को चलाने का बात करता है, उसके यहाँ से प्राइम मिनिस्टर 2-2, 3-3 बार रहते हैं, वे सब लोग को रहने के बाद भी, एक राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहने के बाद भी, माननीय सोनिया जी भी अमेठी रहती हैं, तो ये सब लोग मिलकर भी अमेठी का सामाजिक विकास क्यों नहीं कर पाए और वह मुख्य धारा से अलग थलग क्यों पड़ी रही अमेठी। इस बात को इंगित करता है कि उनके निश्चित रूप से जनता मैं ये कह रहा हूं बिल्कुल जवाब आपको मांगना चाहिए वहां से। राहुल गांधी वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आपका राइट है पूछने का। नहीं, मेरा सिर्फ सवाल ये है कि हम काउंटर के जरिए ये जवाब नहीं दे सकते कि वो 3 साल का हमसे हिसाब पूछ रहे हैं मोदी सरकार ने क्या किया, वो 3 पीढ़ी का हिसाब दें। गिनाना चाहिए आपको कि आज राहुल गांधी वहां से रहे हैं, उनके पहले और उनके परिवार के लोग वहां से सांसद रहे हैं। ये अमेठी की जनता के लिए कमियां हैं, आप कमी गिना सकते हैं, लेकिन जनता ये नहीं सुनना चाहती कि हमने नहीं किया तो उन्होंने भी नहीं किया। नहीं, हमने कमियां तो बताई है और कमियों से सुधारने का प्रयास भी लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार, योगी सरकार बनने पर लगातार प्रयास जारी है। लेकिन ये पूछने का अधिकार कोई हमसे नहीं छीन सकता कि वहां पर राहुल गांधी उनके परिवार ने आखिर आज तक किया क्या था। ये पूछने का अधिकार हमें है। ये पूछ सकते हो लक्ष्मीकांत जी, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आप अपने बचाव में जवाब ये नहीं दे सकते हैं कि 3 साल का हिसाब हमसे कोई पूछता है, पहले वो तो बताएं 3 पीढ़ियों ने क्या हिसाब दिया है। आप बताइए, कमियां हैं तो आपको बताना चाहिए। और बीजेपी सरकार में आने के बाद अमेठी के लिए जो कुछ कर रही है उनको गिनाना चाहिए कि हमने ये क्या, ताल ठोक के गिनाना चाहिए। ताल ठोक के बात कर रहे हैं, ताल ठोक के स्मृति ईरानी जा रहे, ताल ठोक के अमित शाह वहां गए, उन जाके इसमें जनता को बताया कि हमने आपके लिए काम कर रहे हैं और प्रस्तावित योजना मरी है, ये सब चीजें हमने बताई है। लेकिन हमने साथ पूछा भी है कि आपने आखिर 3 पीढ़ी ने आके वहां पर किया क्या, ये तो बताएं जी। तो वो बताएंगे, उस पर भरोसा करेंगे आप लोग। बताओ जी, जनता पूछेगी, जनता बताएगी, जनता भी जाना पड़ेगा। जनता बताए सही कि हमने किया है। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने पर, योगी सरकार बनने पर एक बार जाना 4 से 5 महीने में, 6 महीने में जो विकास कुछ तो किया होगा, इसी के बदले उनको वोट मिलते आए होंगे। देखिए कुछ तो किया होगा जनता पे या तो मतदाता पे। हम सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आंख मूंद के वोट डाल रहे थे लोग। देखिए, मतदाता, लोकतंत्र में मतदाता सब कुछ होता है, मतदाता वोट डालता है, उसके बाद विदेशी का वर्ण होता है, उसको जनता का निर्णय स्वीकार करते हैं। एक गांधी परिवार और गांधी परिवार की एक राजनीतिक साख लगातार इस देश पर एक ऐसा चलता रहा 60 वर्षों तक कि भारत की जनता गांधी परिवार से बाहर नहीं निकल पाई। लेकिन पहली बार ऐसा प्रयास हुआ कि भारत की जनता पूर्णतया इमरजेंसी के बाद पूर्णतः गांधी परिवार से बाहर निकल पाई और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। तो निश्चित मान लीजिए गांधी परिवार का शवका था, एक परिवारवाद की राजनीति थी, उसके अंदर अमेठी की जनता भी रच बस सी गई थी, या ये कहे कि उसके कारण अमेठी जनता का सामने विकास नहीं हो सका। चलिए, मेरा मानना पहले तो ये है कि अमित शाह के लड़के ने 16,000% अपनी आय बढ़ा ली। भारतीय जनता पार्टी कुछ काम नहीं कर रही। इस बात का यह नहीं होना चाहिए कि आपने क्या काम किया है, इस बात का जवाब नहीं है। जवाब देना चाहिए कि पहले तो आप ये बताएं कि अमित शाह के बेटे के 16,000% कैसे बढ़े। दूसरा जवाब तय होना चाहिए कि आप हमें काम के लिए पूछ रहे हो, आपने काम खराब किया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अमित शाह का जवाब तो दे नहीं रहे और यहां के पूरे देश के पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मंत्री, वर्तमान मंत्री सब ये कह रहे हैं साहब, अरे साहब ये कैसे कह सकते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ये बात गलत है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि भाई 6 महीने के अंदर अमित शाह, उन्होंने, योगी जी ने बहुत काम किया। हाँ, बहुत काम किया। हम कह रहे हैं कि बच्चे ऑक्सीजन के कारण सैकड़ों बच्चे मर गए। एक बार मर गए, चलो गलती थी, कोई बात नहीं, उनको ध्यान नहीं था, दोबारा फिर मर गए। तो अब क्या 5वीं बार का इंतजार कर रहे हैं? आपके क्या भारतीय जनता पार्टी में क्या वर्कर्स और जो लंबे समय तक जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो लोग खत्म हो गए कि आप हर चीज बाबों पे। राजस्थान में देखिए, अलवर के अंदर परसों रामदेव जी ने और ये सब इनके देख रेख में बोला कि हम अब, पहले तो बाबा जी शांत हो गए। विद रिस्पेक्ट, मैं किसी बाबा के खिलाफ नहीं हूं, न तो आदित्यनाथ के खिलाफ हूं, न उन सुमदानंद के खिलाफ हूं, न उनके खिलाफ हूं, और न बालकनाथ जी आ रहे उनके खिलाफ हूं। जिस आदमी को समाज ने दूसरा काम दे रखा, आप उसको पॉलिटिक्स में लाकर कुछ समय के लिए धार्मिक भड़काकर देश की राजनीति को इन बाबाओं ने शंकराचार्य के समय धर्म की रक्षा के लिए खड़ा किया है। धर्म रक्षा बार बार गाँव में आए, शस्त्र उठाए। देश की बात छोड़ी, आपने लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। जो मान के क्यों नहीं चंद्रकांत कह रहा
क्या आप संसद में पास कर देंगे कि ये सन्यासी हो गया इसलिए चुनाव लड़ने का अधिकार? इसकी बात नहीं है। आप मैं तो पूछना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या सन्यासी चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? क्या संविधान में प्राप्त है? संन्यास की राजनीति नहीं है। देखिए, संन्यास की बात कर रहे हैं, सन्यासी को देश का भाग का नागरिक है, नागरिक चुनाव लड़ने का अधिकार है नहीं है? लक्ष्मीकांत जी, ठीक है, आप बड़े भाई विवेक शून्य हो गए। लक्ष्मीकांत जी, कृष्ण जी, देखिए, चुनाव लड़ने का अधिकार तो साधु को भी है। जो एक मतदाता है, जो वोटिंग राइट रखता है, वो चुनाव भी लड़ सकता है, उन्हें अधिकार है। साधु को भी, ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि एक साधु संत चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन मेरा एक जो सवाल आपसे है, कांग्रेस लगातार क्यों कर रही है कि राहुल गांधी जब गुजरात में जाकर के अमित शाह और नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं, तो उसके रिएक्शन में अमेठी में भेजा गया। इसी तरह से सचिन पायलट जब 12 झालावाड़ दौरे पर रहे, तो कांग्रेस का सीधा आरोप लगा कि मुख्यमंत्री ने आनंद फानन में, अजमेर में क्या सचिन पायलट वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, तो उन्हें घेरने की कोशिश कर रही हैं, वहां लोगों से मीटिंग्स कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि यह तो कोई नई बात नहीं है कि एक बार कहीं पे जा सकते हैं तो दोबारा वहां के नेता वहां नहीं जा सकते। मेरा इसके अंदर मानना यह है, क्योंकि सचिन पायलट के साथ 12 से झालावाड़ तक 100 किलोमीटर की 113 किलोमीटर की यात्रा थी। उसके अंदर मैं भी रहा, उसके अंदर पूरे टाइम एक्टिव रहा। तो अगर वसुंधरा जी को अगर कोई जवाब देना था तो झालावाड़ में रह के देती जनता, दोनों आमने सामने होते, कुछ बात जनता का फायदा होता। और अजमेर चलेगी तो उसके लिए हम रोक नहीं कर रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि जनता परेशान है झालावाड़ की, जनता परेशान है 12 की, जनता परेशान है कोटा की, जनता परेशान, वहां भी लोग सब करें। इनके सांसदों ने, इनके एमएलए सब ने कहा कि साहब आपको जो एयरपोर्ट आपने बनाया है वो आपने झालावाड़ में क्यों बनाया? जरूरत सबसे ज्यादा कोटा की। कोटा में देश का पढ़ने लिखने के लिए हजारों आदमी आते हैं, जरूरत वहां थी। बड़ा एयरपोर्ट आपने बना दिया, झालावाड़ में छोटा बना दिया। ये चीजें की परेशानियां हम नहीं करें, इनके लोग ही करें। इनके सांसदों ने धरना भी दिया, मैडम को भी कहा, सब कुछ चुप करा दिया गया। तो ये जवाब चाहे वो सचिन पायलट का कह रहे हो, सचिन पायलट ये कर रहा है, सचिन पायलट वो कर रहा है। सचिन पायलट ने तो यही कहा कि भाई किसानों को महाराष्ट्र के अंदर जो लोन माफ हो सकता है, उत्तर प्रदेश के अंदर लोन माफ हो सकता है, और कई हरियाणा का लोन माफ हो सकता है, तो राजस्थान के लोन क्यों नहीं माफ हो सकता? और जो लोन माफ होता है वो होता है 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए। ये गलत बात है। कोई इसलिए नहीं कि राजनीति, ये कांग्रेस पुरानी मांग है और पुरानी मांग कांग्रेस ये चाहती है कि किसानों का लोन माफ, कितना जितना भी है उतना लोन माफ हो। क्या 52 वर्षों में राजस्थान सरकार रही, इस देश में 77 वर्षों राज किया, एक बार भी संपूर्ण कर्ज माफ किया तो बता दे, संपूर्ण कर्ज माफ किया है तो कांग्रेस बता दे। नहीं बता पाएंगे जी, बता नहीं पाएंगे संपूर्ण। अरे नहीं हो जाता, आप या तो कर्ज माफ नहीं कर पाए, कभी नहीं कर पाए। हमने फिर भी यूपी में किया है, राजस्थान में किया है, 50,000 कर्ज माफ करिए बात कही है। आप संपूर्ण कर्ज माफी की बात कर रहे हैं, संपूर्ण कर्ज माफी की बात कर रही है कांग्रेस। क्या संपूर्ण कर्ज माफी हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी आपने की? मैं तो एक बात जानता हूं, अरे सवाल है आपसे, जो भी कृष्णा जी 52 वर्षों में 52 वर्षों आपने राज किया राजस्थान में, एक बार भी संपूर्ण कर्ज माफ किया है क्या? अकाल रहा है, बढ़ रही है, आपने माफ किया है नहीं किया होगा? हम मुद्दे से नहीं भटके। उन्होंने कह दिया वामपंथी केरल का भी अध्ययन करने के लिए कमेटी को कह दिया इसमें। क्या कमेटी जो जाएगी? अरे आपसे पूछता हूँ शाम जी, आप बता दें 52 वर्षों में कांग्रेस ने कभी कर्ज माफ किया है क्या? संपूर्ण कर्ज माफ किया है क्या? माफ करना तो संपूर्ण कर्ज माफ किया है क्या? ये तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट वो भी कहती है, आयोग की रिपोर्ट भी कहती है कर्ज माफी रास्ता नहीं है, बल्कि उनको सस्ते दर पर ब्याज, सस्ती दर पर ऋण दिया जाना चाहिए। इनकी मांग दोहराई गई मैंने इनसे, संपूर्ण कर्ज माफी हो। खुद ने कभी की नहीं 70 वर्षों में, हमसे मांग कर रहे हैं कि संपूर्ण कर्ज माफी हो। आपकी सरकार है कर्नाटक में, आपने की सरकार है, आपकी सरकार ने की कर्ज माफी, संपूर्ण कर्ज माफी बात कर रहा हूँ, जो मांग आप कर रहे हैं उसमें बात कर रहा हूँ। संपूर्ण कर्ज माफी आप अभी संपूर्ण आपके सचिव संपूर्ण कर्ज माफी बात करते हैं, आपने इस चरण का संपूर्ण कर्ज माफी आज तक आपने की नहीं, आपने आज तक की नहीं, कर भी नहीं सकते। आपने ऐसी बात कही है, सचिन पायलट ने कहा है, अगर आपने कही है मेरी बात, संपूर्ण कर्ज माफी आपने कहा माता पर्चा नहीं करा, उसने भी आपने कहा है पायलट ने करेगा, हम स्वीकार कर रहे हैं, इसको होनी चाहिए, होनी चाहिए। हमने की नहीं कभी, आपने की नहीं ना 52 वर्षों में, 70 वर्षों संपूर्ण कर्ज माफी, संपूर्ण कर्ज माफी आपको तो पहले बता देंगे, अभी किए तो पूछ लीजिए उनसे ना, आप क्यों तक बता देंगे? आप बात मुद्दे अरे हल्ला करने से आपने शुरुआत की इस मुद्दे की, इस किसानी राजनीति की बात आपने की बीच में लाकर। देखिए क्षमता भी कि कर्ज माफी की जो बात है, मुझे लगता है कि कर्ज माफी कहीं नहीं होनी चाहिए। पहले
उत्तर प्रदेश और हरियाणा दो ऐसे राज्य रहे, खासकर हरियाणा, जब पहले ये बात कर रहा हूं मैं 30 साल पहले की, किसान 2 साल पहले से बिजली के बिल जमा कराना बंद कर देते थे। उनको इंतजार होता था कि चुनाव का वक्त आएगा जिस वक्त घोषणा करेंगे, और चाहे ताऊ भजनलाल और चाहे देवीलाल हो, कोई भी आएगा वो बिजली के बिल माफ करेगा। ये एक लंबी प्रक्रिया हरियाणा में से हमारे यहां शुरू हुई है, ये बिजली तक ही सीमित थी, और उसके बाद अब किसान को लगने लगा है कि कर्ज माफ होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि कर्ज माफ उन किसानों का वास्तव में, अगर एग्रीकल्चर के लिए किसी ने लोन लिया है और वो फसल खराबी की वजह से या उसकी विषम परिस्थितियों की वजह से अगर लोन नहीं चुका पा रहा है तो उसका माफ होना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि किसान ने किसी और माध्यम पे लोन लिया और उसका हम माफ करके, तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही गलत परंपरा शुरू होगी। आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं यही कहना चाहता हूं कि लहसुन बहुत बम्पर पैदा होती कोटा संभाग में, और वहां पे करीबन कई आदमियों ने आत्महत्या कर ली। क्यों कर ली? कि लहसुन बेच के उसकी जो उसका मूल्य था, किसी की बेटी की शादी है, किसी के बच्चे का एडमिशन है, तो या तो पहले इन्होंने कहा समर्थ मूल्य देंगे, समर्थ मूल्य में फिर इन्होंने एमएम कर दिया है। फिर उसके बाद भी जो इन्होंने कहा कि हम 10 लाख क्विंटल खरीदेंगे, और खरीदा इन्होंने मात्र 30,000 क्विंटल, 36,000 क्विंटल से तब तक खरीद चुके और खरीदने के प्रयास जारी है, 10 लाख क्विंटल और उसमें बहुत फर्क है। वहां पर करीबन 15,000 लाख क्विंटल हुआ था। ये जो बातें हैं जिससे तकलीफ है, जिससे सरकार आत्महत्या कर रहा है जी, आपने कहा संपूर्ण गरीबों की बात आपने कही है। अरे आप अगर वो किसान आत्महत्या के लिए मंजूर है, मजबूर है, तो उसे संपूर्ण हिंदुस्तान इतिहास में कभी क्यों नहीं किया आपने संपूर्ण कर्ज माफी कभी क्यों नहीं की? मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, हमसे आप हरियाणा में संपूर्ण कर्ज माफी कर नहीं कह पाएंगे। मेरा इतना सा सवाल है लक्ष्मीकांत जी, जो हमने कभी किया नहीं 70 वर्षों में, वो मांग हमसे करना चाहते हैं। जनता लाई हमें, आपकी मांग है, आपने जनता मांग उठाई है। बात करो नहीं, अब किसान कहां से आगे? तो मुझे लग रहा है एक छोटा सा सवाल है, मेरे ख्याल में मुद्दे पे आना चाहिए। मैं सिर्फ इतना सा जानना चाह रहा हूं कि बीजेपी को ये क्यों लग रहा है कि कांग्रेस, ऐसा जो कांग्रेस का आरोप है कि अगर राहुल गांधी गुजरात जाते हैं तो उनको उनके घर में घेरना चाहिए, अगर सचिन पायलट 12 झालावाड़ जाते हैं तो उन्हें अजमेर में घेरने की कोशिश की जानी चाहिए। ये कांग्रेस का आरोप है कि ये इससे बीजेपी की बौखलाहट बता रहे हैं। कांग्रेस का कहना है, हमारा नहीं कहना है। हम उस पर आपका जवाब चाहते हैं। क्या सचिन पायलट से अजमेर संभाग के नेता है? चुनाव लड़ेंगे इस वजह से तय हो गया, कांग्रेस चुनाव टिकट नहीं हुआ, लेकिन टिकट दे दिया क्षेत्र है। ऐसे अलग अलग प्रयास करना, कांग्रेस का आरोप लगाना मिथ्या आरोप है। क्या ये मान के चलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट अजमेर संभाग के अजमेर के नेता हैं? तब तो उनका लोकसभा की क्या हो सकता है? लोकसभा की आपने तय कर दिया शाम जी, टिकट तय कर दिया आपने, वो नहीं होता, टिकट आपने तय कर दिया है। क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं, राजस्थान के मुख्यमंत्री इसके नाते से राजस्थान की मुख्यमंत्री हर संभाग में जा रही है। अगर नहीं तो अजमेर भी जाती है, भरतपुर भी जाती है, बीकानेर भी जाती है। कौन से कहलाए? शाम जी राजस्थान के मुख्यमंत्री हर संभाग में जाती है, हर संभाग में जा रही है, भरतपुर में गई है, बीकानेर में गई है, वो जाएंगी तो सब जगह जा रही है, हर संभाग में जा रही है। तो अजमेर में उनके जाने पर बौखलाहट क्यों? वो तो आखिर किस बात का डर? उपचुनाव की घोषणा डर गई है कांग्रेस उपचुनाव से? क्या वसुंधरा राजे के जाने से डर गई है? दोनों की स्थिति अच्छी लगता है कांग्रेस डर गई है वसुंधरा जी के दौरों से। नहीं, वो तो वसुंधरा जी किसी भी कीमत से डर गई है ना कांग्रेस। यही सीधी बात है, यही मान लिया हमको। किसी भी कीमत पर चुनाव जीत जाएगी, आने वाला भविष्य तय होगा ना चुनाव से। तो आप चुनाव तय होगा, वसुंधरा जी अजमेर चली जाती है, भी तय होगा इससे। वसुंधरा जी अजमेर चली जाती है, झालावाड़ राजस्थान के मुख्यमंत्री संभाग में और जिले में घूम रही है। अरे कितनी बार जाएंगे अजमेर? हर जगह आज भी गई है, जाएंगी, लगातार जाएंगी। राजस्थान मुख्यमंत्री इसमें प्रश्न की बात नहीं है, इसकी घबराहट क्या है? आप सुनिए आपस में। मेरा मानना यह है, कांग्रेस का कहने का मतलब यह है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि जो राजनीतिक रूप से जो पार्टी ने, आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, अजमेर में कर रहे हैं आप फोकस, आप अलवर में फोकस कर रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर जनता भी कह रही है, हम भी, हमारा भी आरोप है कि राहुल गांधी के लिए वहां पहुंच रहे हो, वहां तो चुनाव नहीं है ना, वहां भी कैसे पहुंच रहे हो आप? वहां अगर हम आने ही नहीं देंगे,
ये सब राजनीतिक बौखलाहट के प्रतीक हैं और जनता ने कहीं बौखलाहट नहीं है, लगातार जनता संपर्क में इसलिए जा रही है। आप चिंता नहीं करें, अब समय रिजल्ट बताएगा। बता देंगे, समय आपको धौलपुर में दिखा दिया था, है ना, दिखा चुकी है, चिंता नहीं करें। धौलपुर में सुनिए, फिर आप गलत बात कहते हैं। धौलपुर में भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं थी, बसपा को उम्मीदवार उतारना पड़ा। आपकी कल पता नहीं भारतीय जनता पार्टी क्या करता ही थी, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर भारतीय जनता पार्टी क्या करता है, अब यही तो कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी क्या करता है। हमारे सबसे चिंता नहीं करें, फिर आप बात खाने वाले रास्ते में चुनाव, चिंता मत करिए। वो ठीक है, अगर ऐसी स्थितियों में जनता को आया दिखाने वाली चिंता नहीं करें। अभी तो आप तो कुछ भी कर सकते हैं, किसी बड़े कांग्रेसी को खड़ा कर सकते हैं। इसका पता नहीं क्या होगा, ये तो विषय बात आप सोच सकते हैं, आपका दिमाग अपना विचार। मिस्टर पारिक, आपका राजनीतिक भविष्य है, आप लोगों इन चीजों का विरोध करना चाहिए कि जो हम सोच रहे हैं, आप सलाह नहीं दे अच्छा रहेगा। राजनीति में जो राजनीति करें उन लोगों को टिकट देना चाहिए ताकि वो जनता के लिए काम करें। ऐसे नहीं किसी बाबा जी को उठा लाए, किसी काका जी को उठा लाए, कभी किसी को उठा लाए, कभी उसको उठा लाए, ये काम नहीं चलना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता की बौखलाहट पर्दे पर है, जैसे कि क्लाइमैक्स पे है और बुरी तरह बौखलाहट है उन लोगों की। इतना ही कहकर मैं तो बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को समझदारी करना चाहिए और अपनी गलतियों के लिए गलती मानते हुए 2 जजों की कमेटी बैठा के अमित शाह को ये कहना चाहिए कि भाई मैंने ये 2 सुप्रीम कोर्ट की जज बैठा दिए, दूध का दूध पानी को जा। राहुल गांधी भी गलत बोल रहे हैं, बैठा सकते, ये तो केवल निवेदन कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को, और खुद नहीं कहेंगे प्रधानमंत्री। श्याम जी मैं एक बात जानना चाहूंगा आपसे, श्याम जी एक बात जानना चाहूंगा मैं आपसे, उत्तर प्रदेश चुनाव की ठीक दरमियान या उससे ठीक पहले कह सकते हैं, राहुल गांधी ने एक डायरी को लेकर के बात की थी कि सहारा के यहां पे जब रेड हुई थी तो एक डायरी मिली थी आईटी डिपार्टमेंट को और उसमें कुछ लिखा हुआ था, डेट वाइज उन्होंने बताया भी उस वक्त पे। उससे पहले राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के बाहर कहा था कि जब मैं मुंह खोलूंगा तो बीजेपी हिल उठेगी। शायद यही एक वजह होगी कि उस दौरान उन्होंने जो डोनेशन गुजरात के मुख्यमंत्री को कोट करके जो लिखा हुआ था, उन्होंने कुछ उसके दस्तावेज भी दिखाए थे। कोर्ट ने डिनाई कर जी, हाँ, खारिज कर दिया। जब न्यायालय किसी चीज को डिनाई करता है वो मुद्दा नहीं बन पाता। चलिए, नहीं, मैं एक बात जानना चाह रहा हूं कि मेरा सवाल दूसरा है कि उस वक्त नरेंद्र मोदी पे जो आरोप लगे थे कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रख पाए और उत्तर प्रदेश चुनाव में उसका कोई इफेक्ट नहीं आया। क्या ये अमित शाह पे जो आरोप लग रहे हैं, उनके बेटे पे जो आरोप लग रहे हैं, इसका कुछ असर दिखाई देगा कि ये उसी आरोप की तरह बिल्कुल जनता खारिज कर देगी इन्हें? देखिएगा योगेंद्र जी, क्योंकि गुजरात से अमित शाह एमएलए हैं रहे और अब तो राज्यसभा के सदस्य भी गुजरात से बन के आ गए हैं, क्योंकि गुजरात से उनका सीधा नाता जुड़ा हुआ है। इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री थे, उनके ऊपर आरोप लगाना इतना कारगर नहीं हुआ क्योंकि कांग्रेस उस वक्त चुनाव हारी थी, क्योंकि सरकार बदनाम थी और बदनामी के कारण से उनके आरोप चल नहीं पाए थे, क्योंकि उनके मंत्री कितने भ्रष्टाचार के मामले में बंद हुए, सारी बातें हुई। इसलिए जो चीज नरेंद्र मोदी पर लगाने का प्रयास किया गया वो इतना कारगर नहीं हो पाया, और कारगर नहीं हुआ उसका कारण है कि आप देखिए चुनाव जीते, तो पहले भी चुनाव जीते, फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव जिस प्रकार से जीते, क्योंकि कांग्रेस वहां पर सपा के कंधे के सहारे पर चलना चाहती थी। तो कांग्रेस का अस्तित्व जब संकट में हो खुद का, क्योंकि यहां आप देखेगा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने वाघेला को अलग क्यों किया? कारण है कि कांग्रेस को कमजोर करने की स्थिति होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने वहां पर बहुत सारी चीजें की, क्योंकि वो चुनाव क्षेत्र गुजरात ऐसा है कि प्रधानमंत्री और अमित शाह दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर है। अगर प्रतिष्ठा दांव पर है तो किसी भी कीमत पर वो प्रतिष्ठा को सुधारने का प्रयास करेंगे, वो उसको अपनी सत्ता को बनाए रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पिछले तीसरी बार जीती तिकड़ी बनाई थी उन्होंने मोदी ने, और उन्हीं का विरासत आज संभाले में है। लेकिन अब आगे वाली विरासत भी मोदी बीजेपी के पास रहे। नहीं श्याम जी, यहाँ पे सवाल इस वजह से खड़ा हो रहा है कि जब आरोप लगे अमित शाह के बेटे पे, तो जैसे आपने भी देखा भी और कहा भी कि प्रदेश अध्यक्षों को उतारा गया, कुछ सीनियर लीडर्स भी सामने आए हैं, मंत्री सामने आए हैं कि ये निराधार आरोप है, हम मानहानि का दावा करेंगे। इससे तो लगता है कि बीजेपी पूरी तरह से अमित शाह के बेटे के साथ खड़ी हुई है, अमित शाह के साथ खड़ी है, और जो वेबसाइट की खबर है उसे झूठा साबित करने की पूरी कोशिश की जाएगी कि अगर उनके पास फैक्ट्स हैं तो वो अपनी बात रखेंगे। लेकिन ऐसे में तो लगता है आपको कि अमित शाह के खिलाफ कोई एक्शन लेगी बीजेपी, क्योंकि पहले से बचाव के लिए एक मजबूत दीवार की तरह खड़ी हुई है। देखिएगा क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते से, क्योंकि जिसके कारण आरोप लगे
पीयूष गोयल का वो जब बिजली राज्य मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने उसको शो किया तो उनसे कहलवाया गया कि नहीं इसमें कुछ गलत नहीं हुआ। ये इसका मतलब अंकित करता है कि अब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बोले तो क्योंकि वो तो ये जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का बचाव करने के लिए कोई भी तैयार हो जाता है, वो ज्यादा मायने नहीं रखता है कि पीयूष गोयल जो कि अब रेल मंत्री हैं, केंद्रीय रेल मंत्री, उस वक्त वो बिजली मंत्री हुआ करते, बिजली राज्य मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने उनको बेनिफिट पहुंचाया, इसलिए उनसे प्रतिक्रिया व्यक्त कराना ये बहुत बड़ा मायने रखता है कि क्यों करा रहे थे। अब देखिए, अगर आप उनकी जो कंपनी का जो पुराना रिकॉर्ड देखेंगे, कंपनी तो बंद कर चुके वो, अब कंपनी चल नहीं रही है, तो ऐसी स्थिति में ये तो बात निश्चित रूप से क्योंकि जो भी चीज देखेंगे कि कंपनी ने उसको घाटा में थी कंपनी, उसके बाद देखिए कंपनी का अब उसमें जो बताया गया है कि कंपनी का जो किराया जो जहां पर थी कंपनी 1 लाख रुपए, नहीं ज्यादा है, 1 लाख रुपए किराया देता हो कोई एक कमरे का, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस प्रकार की क्या चीजें होती होगी। तो ये सारी बातें, जब बहुत सारी चीजें क्योंकि बारीकी से अगर अध्ययन किया जाए तो उसमें शंकाएं उठना निश्चित रूप से आता है सामने कि आपकी कंपनी पहले लॉस होती है जब कुछ देती नहीं है, फिर उसके बाद कंपनी व्यापार करना चालू कर देती है, उसको ऋण दे देते हैं कोऑपरेटिव बैंक बिना उसके, आपके पास 7 करोड़ रुपए है और आपको ऋण दिया जा रहा है 25 करोड़ का। तो ये सब चीजें क्या होता है कि आप सत्ता के बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुत्र हैं उस नाते, और पुत्र उनकी पत्नी और उनकी पुत्रवधू, चलिए मैं माफी चाहूंगा श्याम जी, समय का अभाव है। तो कुल मिलाकर के यह है कि जैसे जैसे गुजरात के चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे कांग्रेस की जुबान पर अमित शाह के बेटे पे लगे आरोप पूरी तरह से छाए रहेंगे, और बीजेपी बचाव में जिस तरह का एक्शन का रिएक्शन कर रही है, वो कांग्रेस का साफ कहना है कि बीजेपी की बौखलाहट है, यही बड़ी वजह है कि अपने नेताओं को अमेठी में उतारा गया। खैर देखना होगा कि अब इसका इंपैक्ट कितना आएगा, और क्या अमित शाह के पर जो आरोप लगे हैं और जिस तरह से मानहानि का दावा किया जा रहा है उस पत्रकार और जो एजेंसी है या वेबसाइट है उसके खिलाफ, ये आने वाले वक्त कुछ ऐसे तय करेंगे कि देश की जुबानी जंग जो राजनीति की है वो किस दिशा में रहेगी, कितना बड़ा क्या चीजें सामने आ सकती हैं। हो सकता है कुछ दिनों बाद में रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े इश्यूज भी सामने आ सकते हैं, या कांग्रेस पे जो पहले आरोप लग चुके हैं वो फैक्ट्स भी सामने आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल बीजेपी अगर ये कहे कि राहुल गांधी के जो आरोप हैं निराधार हैं, उनको खुद के नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा एक डिफेंसिव मोड पे बीजेपी की ओर देखा जा सकता है। लेकिन एक्शन का रिएक्शन, कांग्रेस का आरोप है कि हम जो एक्शन हमारा है, हम हमारे खिलाफ भी जब आरोप लगे थे हमने इस तरह का कोई रिएक्शन नहीं किया। खैर चलिए देखिए, नई बात नहीं है एक्शन का रिएक्शन भी, लेकिन नई बात अब जो दिखाई दे रही है वो जुबानी जंग, और ये कब तक जारी रहेगी, किस मोड़ पे भारत की राजनीति को लेकर के जाएगी, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।